अच्छा लगता है ना शादी में जाना। नहीं, बाहर भी हो तब भी अच्छा ही लगता है। स्टार्ट ही कर दी आपने। चलिए ठीक है भाई, सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक नया कानून स्टार्ट कर रहे हैं, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बेसिकली 3 कानून पारित किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, एक्ट नंबर 45, अभी वेट करें 1 मिनट। बारिश हो रही है बाहर, बंद हो गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एक्ट नंबर 46 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एक्ट नंबर 47। अब चूंकि ये तीनों कानून बिल्कुल नए हैं और कल से लागू हुए हैं, 1 जुलाई 2024, तो फिर इनके एक्ट नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब इनिशियली सवाल किसी भी नए एक्ट से पूछा जाता है तो बहुत छोटे छोटे सवाल आएंगे शुरू में इनिशियली, फिर धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। तो एक्ट नंबर भी आपको याद रखने होंगे, है ना। सबसे पहले आईपीसी का, उसके बाद सीआरपीसी का और उसके बाद एविडेंस का है, या फिर नाम ही अगर आप देखें तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एक्ट नंबर 45, 46, 47। कल आप देख रहे होंगे जब जैसे इन एक्ट्स को लागू किया गया तो सब न्यूज चैनल पर भी कि पहली एफआईआर दिल्ली में हो गई, जो एफआईआर वहां हो गई यूपी में, वहां हो गई, वो उस मुकदमे में हो गई। तो बड़ा चर्चा का विषय रहता है जब कोई नई चीज हमारे सामने आती है। जितना आप इन्हें लेके परेशान हैं, आगे आ जाओ, या फिर जितना आप उत्साहित हैं उतना इनमें कुछ है नहीं वैसे। सब कुछ वही है जो मैं आपको आईपीसी पढ़ा रहा हूँ, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब भी वही पढ़ाऊंगा, बस नंबर्स चेंज हैं, कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के दिखाने के लिए चेंजेस किए गए। बेयर एक्ट है आप लोगों के पास? नहीं है। कितने लोगों के पास नहीं है? अच्छा, अभी तो काफी सारे लोगों के पास नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ इनिशियली बातें जानते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं पुराने वाले एक्ट से, ठीक है, फिर इस पे आएंगे। और उसके बाद कल आप लोग बेयर एक्ट ले आएंगे, क्योंकि बेयर एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिकली मैं कॉन्सेप्चुअल जब पढ़ाऊंगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज्यादा दिक्कत आपको सेक्शंस याद करने में ही आने वाली है। तो बेयर एक्ट से ही देखेंगे आप क्या डिफरेंस चल रहा है ना। जैसे आप देखेंगे शुरू में 22-23 सेक्शंस तक 2 का डिफरेंस मिलेगा, फिर कहीं कहीं जाके 4 का डिफरेंस आ जाएगा, फिर 5 का आ जाएगा, फिर वापस कुछ सेक्शन एज इट ही हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें देखने की होंगी यहाँ पे, देख के स्कैन करने वाली बात होगी। बहुत सारी चीजें हम देख के याद करते हैं ना। जैसे हम एक दूसरे के चेहरे को याद करने के लिए हमें माइंड में जोर नहीं देना पड़ता। कई बार प्राइमा फेसाई फेस देखा किसी का और वो आदमी 10 साल बाद भी मिले तो हमें याद आ जाता है, अरे वो तो हमने वहां देखा था। तो आंखों का बड़ा रोल रहता है पढ़ने में। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार टीचर आपको कहता है मेरी साइड देखो, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, बुक मत देखो। तो देखने वाला भी बड़ा रोल है, इसलिए बेयर एक्ट कल आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं साहब एविडेंस एक्ट की। अब देखिए, दिस इज ए क्लास फॉर द जुडिशियल सर्विसेज, so therefore I cannot discuss the what is the meaning of evidence and what is the words evidence is derived,
ये सब फजूल की बातें, सब आपके पढ़ने की मतलब की हैं एलएलबी स्तर पे, ठीक है, कि एविडेंस एविडियर से बना है, जिसका मतलब प्रूव करना है, सर्टेन करना, ये करना, वो करना। दिस इज नॉट माय टॉपिक। तो मैं तो आपसे जनरली बात करूंगा कि साहब एविडेंस एक्ट तक हम पहुंचे कैसे। और मैं बार बार आपको बताता भी हूं कि यदि आप इंडियन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप अंग्रेजी शासन काल में दो स्ट्रक्चर देखते थे कि साहब एक शहरी भारत और एक ग्रामीण भारत, एक अमीर भारत और एक गरीब भारत। अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से भारत को दो भागों में डिवाइड किया। और अंग्रेज क्या, यदि हम भी होते तो हम भी शायद ऐसा ही करते। हर आदमी अपने हिसाब से चलता। इवन दो कि अगर हमें कहीं मकान भी बनाना हो तो भी हम बहुत सारा सोचते हैं कि भाई एजुकेशन कहाँ बेहतर है, भाई मेडिकल सुविधाएं कहाँ बेहतर है, आना जाना कहाँ से बहुत इजी पड़ेगा। मेरा गांव उस साइड है तो मुझे रोटा रोड पे मकान बनाना है, मेरा गांव सरधना रोड पे है तो मुझे उस साइड मकान बनाना है, मैं क्यों जागृति बिहार की साइड जाके रहूंगा। तमाम चीजें लोग देखते हैं। तो अंग्रेजों ने भी ऐसी व्यवस्था की, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में बेसिकली शासन करने नहीं आए थे। वो हमारे देश में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, व्यापार करने के लिए। और व्यापार का साधन उस समय केवल और केवल पानी था, सी था, समुद्र था। समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, इसलिए उन्होंने भारत को दो भागों में डिवाइड किया। और एक भाग था प्रेसिडेंसी एरिया, जिसमें तीन बड़े शहर थे, मुंबई, कैलकटा और मद्रास। और ये तीनों समुद्र के पास ही, ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने अपनी कोठियां बनाई, कोठियों से मतलब था ऑफिसेज बनाए बड़े बड़े, और यहाँ से व्यापार वो करते थे। यहाँ के लिए उन्होंने हाई कोर्ट एक्ट बनाया, हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए, और यहाँ पर उनका अपना कानून चलता था, क्योंकि वो रहते ही यहाँ थे। बाकी इसके अलावा एंजॉय करने के लिए तमाम पहाड़ी क्षेत्रों पे आप जाएंगे तो शिमला का माल रोड, लेंसडाउन का माल रोड, वहां वो अपना छुट्टियां मनाने जाते थे। काम उनका यहाँ से होता था। तो यहाँ पर उनके अपने कानून लागू होते थे, इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस। दूसरा एरिया था मुफस्सिल एरिया। शब्द सुना होगा, मुफलसी में जी रहे हैं साहब आजकल, गरीबी में जी रहे हैं, कंगाली में चल रहा है। तो उसी से मतलब समझिए इसका, मुफस्सिल एरिया मतलब गरीब भारत, ग्रामीण भारत। वहां पे जिस भी तरीके का शासन था, अगर हिंदू रियासतें थी तो हिंदूज के अपने एविडेंस के नियम थे, अगर मुस्लिम्स रूलर्स थे तो मुस्लिम्स के अपने एविडेंस के नियम लागू थे। और उसके अलावा अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं किया, थोड़े बहुत कुछ क्षेत्रों में उन्होंने रेगुलेशंस बनाए। रेगुलेशंस को हिंदी में क्या कहते हो, विनियमन, विनियम। तो इसका मतलब, अगर आप, ये पूरा इंडिया है जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यदि आप इंडिया के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इससे ये समझ में आता है कि साहब एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड देयर वर नो यूनिफॉर्म लॉ फॉर द लॉ ऑफ एविडेंस। एविडेंस को लेकर एक जैसा कानून पूरे देश में लागू नहीं था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, फिर जरूरत पड़ी कि साहब एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरे भारत पर एक समान रूप से लागू हो। तो फिर उसके लिए एक पहला ड्राफ्ट बनाया। किसने बनाया था पहला ड्राफ्ट पुराने वाले एक्ट का? नहीं, उससे पहले भी किसी ने बनाया होगा, स्टीफन साहब थोड़ी आ गए होंगे एकदम से बीच में। पहला ड्राफ्ट बनाया था हेनरी मैन ने, फर्स्ट ड्राफ्ट। बट ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट बनाया सर स्टीफन ने, फिट्जन स्टीफन है ना, स्टीफन महोदय ने। और इस ड्राफ्ट के आधार पर ही जो कानून बना वो कहलाया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। ये पहला कानून था। और आप देख रहे हैं कि 1872 से लगा के और 1 जुलाई 2024 तक ये कानून प्रचलन में रहा।
और मुझे नहीं लगता कि अभी भी इस कानून में कोई कमी थी, क्योंकि अगर जितने भी कानून हमने अब तक पढ़े हैं उनमें सबसे शानदार कानून अगर कोई लिखा गया है तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट है। इस एक्ट में एक संशोधन हुआ 1983 में। देखिए कब हो रहा है, 1983। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ 1986, फिर एक अमेंडमेंट हुआ 2000 आईटी एक्ट के माध्यम से, फिर एक अमेंडमेंट हुआ 2013, फिर 2018। और यदि आप इन अमेंडमेंट्स को देखेंगे तो आपको ये वाला बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा, बाकी सब कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स मिलेंगे। कोई भी गंभीर संशोधन इस अधिनियम में जरूरत ही नहीं पड़ी, करा तो तब जाता। अगर 1983 और 1986 का आप अमेंडमेंट्स देखेंगे तो आप प्रीजम्पशंस वाले अमेंडमेंट देखेंगे, 113A, 113B, 114A, वो भी रेप केसेस में, अबेटमेंट टू सुसाइड में, वो भी केवल प्रिजम्पशन को लेके किए गए हैं। अदरवाइज सारे प्रोविजंस ऑलरेडी इस एक्ट में थे। इस एक्ट में अपने आप में कोई भी कमी नहीं थी, बट जो भी वजह रही हो, पार्लियामेंट ने जो भी सोचा हो और जो भी उनकी सोच रही हो, सोच को देखते हुए उन्होंने नया एक्ट बनाया। अब नए एक्ट बनाने के पीछे जो वो तर्क देते हैं, वो तर्क उनका सिर्फ इतना है कि साहब पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी ने बड़ा डेवलपमेंट कर लिया, तो हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने कानून को रिफॉर्म करना था, इसलिए हमें जरूरत पड़ी इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन करने की। जबकि टेक्नोलॉजी को यदि हम देखें तो 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारे पास आ चुका है, और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ही संशोधन करना था तो फिर आप उसमें संशोधन करके यहां पर कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट कर सकते थे। अब पॉलिटिक्स कहें आप इसे, या अपना सौभाग्य कहें कि आप जिस ईरा में हैं आपको एक नया कानून पढ़ने को मिल रहा है जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, है कि नहीं? पहले भी हिंदी में कैसे लिखते थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसे काम चल जाता था आपका, है ना जी? बल्कि सह के सामने भी बिंदी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आपका तो अब भी ऐसे ही चल जाएगा, क्या दिक्कत है? कहीं कहीं दिक्कत आएगी जब वहां लिखोगे भारतीय दंड संहिता, वहां लिखोगे भारतीय न्याय संहिता, हो जाएगी। लेकिन हैबिट इसकी भी, घर में कोई नया मेहमान आता है तो समय तो लगता है। मेरे पास सबसे ज्यादा एग्जाम्पल शादी के रहते हैं, कमाल की बात ये भी है ना। घर में नई दुल्हन आए, एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम तो लगता है, और वाइफ को ही नहीं लगता, बाकी घर वालों को भी एडजस्ट करने में लगता है उन्हें। तो इसे भी एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा, बट बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है, इजीली समझ में भी आएगा आपके। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप नोट कीजिए, ठीक है? वो नए पुराने दोनों के लिए एक जैसे हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा, ठीक है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 3 भाग, 3 भाग एवं कुल 167 धाराएं थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 3 भाग एवं 167 धाराएं थी। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कंटेन्स, the Indian Evidence Act 1872 contains total 3 parts and 167 sections, whereas जबकि whereas भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023
जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 4 भाग, 170 धाराएं और एक अनुसूची भी है। वेयर एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंटेन्स टोटल 4 पार्ट्स, 170 sections and 1 schedules. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इज ए पार्लियामेंटरी एक्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखे। इट इज ए प्रोसीजरल ऑब्लिग एडजेक्टिव लॉ। यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। इट इज ए प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ। यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। यद्यपि प्रक्रियात्मक विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। दो द प्रोसीजरल लॉ may be given a retrospective effect, but this act has a prospective effect. यद्यपि प्रक्रियात्मक विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है, परंतु इस अधिनियम को भविष्यलक्षी प्रभाव दिया गया। देखो मैं इसके सबसे लास्ट वाला सेक्शन आपको पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है? आप सुनिएगा क्योंकि आप लोगों के पास बेयर एक्ट नहीं है। सबसे लास्ट वाला सेक्शन 170 चैप्टर नंबर 12 बात करता है रिपील एंड सेविंग की। किस अधिनियम के आ जाने के बाद क्या चीज हमने रिपील किया और किस चीज को हमने सेव किया। तो लिखता है साहब, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हियर बाय रिपील्ड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को समाप्त कर दिया। आगे देखिए अब सेव क्या किया इसने। नोट विद स्टैंडिंग सच रिपील इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस अधिनियम कम्स इनटू फोर्स। कि साहब जिस तिथि को यह अधिनियम फोर्स में आया उससे पहले जो हुआ, क्या हुआ, देयर इज एनी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग्स और अपील पेंडिंग, देन सच एप्लीकेशन, ट्रायल, inquiry, investigation, proceedings or appeal shall be dealt with under the provision of the Indian Evidence Act as in force immediately before such commencement as if this अधिनियम has not come into force। कि साहब इस अधिनियम के लागू होने की डेट से पहले जो भी एप्लीकेशन, जो भी अपील, जो भी ट्रायल, जो भी इंक्वायरी, जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी कार्रवाई चल रही थी, वो कार्रवाई पुराने अधिनियम से ऐसे ही चलती रहेगी जैसे ये अधिनियम पास ही ना हुआ हो। It means the act has the retrospective effect from the 1st of July 2004 it came into force। ये 1 जुलाई 2024 को रात को 12 बजे लागू हो गया। रात के 12 बजे के बाद ही ये काम करेगा, उससे पहले ये ऐसा माना जाएगा जैसे ये एक्ट लागू ही नहीं था, ये एक्ट पारित ही नहीं था और सारी कार्रवाइयां पुराने एक्ट से चलती रहेंगी। इज दिस क्लियर? मैंने क्या लिखवाया अभी? दो, the procedural law can be given the retrospective effect as far as the Indian Evidence Act 1872 is concerned। यदि आप पुराने वाले एक्ट को देखते हैं तो पुराने वाले एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। नोट करके लिखो, यही नोट डालो, एक छोटा लिखो जो कि पुराने एविडेंस
एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, पुराने साक्ष्य अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव था, परंतु इसका भविष्यलक्षी प्रभाव है। देखिए, कंपैरेटिवली क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, आपसे सवाल पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, व्हाट इज ट्रू। फर्स्ट, कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नन ऑफ द अबव। ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, बोथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दो दो दिस एक्ट इज ए प्रोसीजरल लॉ, यद्यपि यह अधिनियम, सर स्क्रीन चला दीजिए एक बार, यद्यपि यह अधिनियम, दो दिस एक्ट इज ए प्रोसीजरल लॉ, बट some of the provision of this act but some of the provisions of this act are substantive in nature. Though this act is a procedural law, but some of the provisions of this act are substantive in nature. यद्यपि यह अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है, परंतु यद्यपि यह अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है, परंतु इसके कुछ प्रावधान सारभूत विधि के भाग हैं या सारभूत विधि की प्रकृति के हैं। जैसे विबंध, एस्टोपल। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि साहब दो तरीके का कानून होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। हिंदी में से कहते हैं सारभूत या मौलिक विधि। ये तो नाम से ही पता चल रहा है साहब, मूल विधि तो हमारी यही है। तो साहब टेस्ट क्या हो कि साहब हम कैसे पहचाने कि हमारे पास दो कानून रखे हुए हैं कि कौन सा सब्सटेंटिव है, कौन सा प्रोसीजर है। तो अगर कोई कानून आपको कोई राइट देता है या किसी व्यक्ति की ड्यूटी की बात करता है या लायबिलिटी की बात करता है, प्रिविलेज की बात करता है, इम्यूनिटी की बात करता है, डिसेबिलिटी की बात करता है, रटने नहीं है शब्द की रटने लगोगे, कितने लिखवाए थे। अगर कोई अधिनियम आपको अधिकार दे रहा है या किसी व्यक्ति की ड्यूटी बता रहा है, उसकी निर्योग्यता, उसके दायित्व, उसके विशेष अधिकार की बात कर रहा है, तो वो कानून मौलिक विधि होता है। इज दिस क्लियर? जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको संविदा करने का अधिकार देता है और वो कहता है कि साहब इफ यू आर मेजर, you are sound mind and you are not disqualified by any law to enter into a contract, तो आप साहब संविदा कर सकते हैं। आप वयस्क हैं, स्वस्थ चित्त हैं और किसी विधि द्वारा संविदा करने से आपको नहीं रोका गया है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसने आपको अधिकार दिया और दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी भी बताई कि भाई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको अपने प्रॉमिस का, अपने वचन का पालन करना होगा और यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करते हैं तो फिर आप डैमेजेस देंगे दूसरे को, उसकी क्षति पूर्ति करेंगे। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा कानून हुआ? सब्सटेंटिव लॉ। आईपीसी की बात करें,
आईपीसी एक व्यक्ति की डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है कि भाई अगर आपने चोरी की तो आपका दायित्व ये होगा, आपने रॉबरी किया तो आपका दायित्व, आपकी लाइबिलिटी ये होगी, आपने मर्डर किया तो आपको इतना पनिशमेंट मिलेगा। तो आईपीसी भी कैसा कानून है? सब्सटेंटिव। एक सिविल का है, एक क्रिमिनल का है, बस डिफरेंस ये है। प्रोसीजरल लॉ की तो बात ही बाद में उठती है, जब जब उस दिए गए राइट को कोई ब्रीच करता है तब ये पिक्चर में आता है कि साहब अब रिलीफ कैसे मिले, वो प्रोसेस क्या है रिलीफ प्राप्त करने का, तब इसकी बात आती है। मतलब इट इज ए टूल, इट्स प्रोवाइड ए मैकेनिज्म। ये तो वो तरीका बताता है जिस तरीके से आप रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब एक रूल है साहब, रूल ऑफ एस्टोपल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जिसे विबंध कहते हैं। इसका मतलब होता है टू स्टॉप, किसी व्यक्ति को अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से रिवर्ट बैक करने से रोक देना। आप एक समय पे एक बात कहते हैं, दूसरे समय पे दूसरी बात कहते हैं, रोक देना। मुंह करते हैं ना लोग कह के, मैंने तो कहा ही नहीं था। नहीं, अब आप ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब अगर आपने कोई एक बार स्टेटमेंट पास किया और दूसरे व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उसने कोई कार्य किया और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, अब आप अपने स्टेटमेंट से वापस नहीं जा सकते। आप अपने स्टेटमेंट से वापस नहीं जा सकते हैं, मना कर रहा है आपको, मतलब आप डिसेबल्ड हो गए, अयोग्य हो गए। किस बात के योग्य? कि ये यू कैन नॉट गो बैक टू दी अनदर थिंग, यू कैन नॉट रिवर्ट बैक फ्रॉम योर स्टेटमेंट्स, प्रीवियस स्टेटमेंट। तो साहब विबंध का सिद्धांत आपकी डिसेबिलिटी निर्धारित करता है कि भाई आपने एक बार अगर कोई बात कह दी है तो कह दी है, अब आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, अब आपको मुकरने का अवसर नहीं होगा। इसलिए विबंध का सिद्धांत भी किस नेचर का है साहब? सब्सटेंटिव नेचर का है। लेकिन उसे रखा कहां पे गया है? एविडेंस एक्ट में। तो इसलिए एविडेंस की जो एंटायर विधि है वो हालांकि प्रक्रियात्मक विधि है, बट उसमें एक ऐसा पोर्शन एस्टोपल है जो मौलिक विधि का भाग है। हालांकि जब आप रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स पढ़ते हैं वो भी बहुत सारा पोर्शन उसका सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट आपको मिलता है, बट फिर भी प्योरली सब्सटेंटिव नेचर का जो पार्ट है वो है एस्टोपल। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। देखिए, द लॉ ऑफ एविडेंस एप्लीकेबल टू, द लॉ ऑफ एविडेंस एप्लीकेबल टू, या दिस एक्ट एप्लीकेबल टू बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये अधिनियम सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है। यह अधिनियम सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है। समझिए जरा। देखिए, या तो सिविल केस होगा या क्रिमिनल केस होगा। ठीक है, अगर आप सिविल केस की बात करते हैं तो पहली स्टेज होती है प्लीडिंग्स की, हिंदी में इसे कहते हैं अभिवचन। या मैं बहुत सिंपल सी भाषा में ये कहूं कि साहब एक सिविल जज के सामने मुकदमा कैसे जाता है, तो दोनों पक्षकार आते हैं और अपनी अपनी बात बताते हैं, बहुत साधारण भाषा में। प्लेंटिफ आएगा, प्लेंट दाखिल करेगा, वाद पत्र जिसे आप कहते हैं, और डिफेंडेंट आएगा, डब्ल्यूएस दाखिल करेगा, रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन। दोनों पार्टीज की बातों को सुनकर, दोनों पार्टीज की प्लीडिंग्स को सुनकर कोर्ट क्या फ्रेम करता है? इश्यूज। ठीक है जी। अब इस इश्यूज को ही प्रूव या डिसप्रूव करना होता है।
एक पक्षकार अपने फेवर में साबित करेगा और दूसरी पार्टी अपने फेवर में ना साबित करेगी, तो उसके लिए एविडेंस देगी। इसलिए थर्ड स्टेज पर बारी आती है एविडेंस की। ठीक जी। बहुत सारे लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हुए अपने सीनियर को असिस्ट करते हुए उन्हें 2 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि साहब एविडेंस कैसे कराया जाता है, बाबूजी कैसे सवाल पूछ लेते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे कराते हैं, चीफ कैसे लिखाते हैं। तो उसमें घबराने की क्या बात है साहब। जितने इश्यूज सिविल में बने और जिनका बर्डन आपके ऊपर है उसे आपको साबित करना है। उसे साबित करने के लिए जो भी एविडेंस देना वो दीजिए, और उसे ना साबित करने के लिए जो भी सवाल जरूरी होगा वो पूछिए 655 की परिधि में रहते हुए। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उनमें से एक रूल ये भी है कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट एंड इशू। जो इश्यूज बने एविडेंस वहीं तक आएगा, उससे अलग नहीं जाएगा। है कि नहीं। देखो बहुत छोटा सा एग्जांपल देखो, मान के चलिए आपके घर में किसी ने एक डिनर सेट तोड़ दिया और 4 बच्चे हैं, मम्मी बाहर गई हुई है, पापा भी बाहर गए हुए हैं, तो चारों में से एक ने तो तोड़ा होगा। अब सवाल यह है कि साहब ये डिनर सेट कौन से वाले ने तोड़ दिया। ये फैक्ट एंड इशू है, विवाद का विषय ये है। तो इसे साबित करने के लिए सब अपना अपना एविडेंस देंगे। एक बताएगी कि मम्मी मैं तो बराबर में अपनी फ्रेंड के पास थी, मुझे तो पता ही नहीं। दूसरी कहेगी लड़की मम्मी मैं तो सो रही थी। नहीं, आखिर में आके लड़के पे ही बात पड़ेगी। गलती कोई भी करे घर में पिटता लड़का ही है, अगर बहनों के बीच में अकेला हो। सब इसी के बारे में इर्द गिर्द एविडेंस देंगे। तो या ऐसा ही बिल्कुल यहां भी है। आप एविडेंस किस चीज पर देंगे, जो इश्यूज बने हुए हैं। ठीक है जी। इसके बाद एविडेंस आया, एविडेंस के बाद एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, आर्ग्यूमेंट, देन जजमेंट। तो आर्ग्यूमेंट हुए, जजमेंट आया, और उसके बाद जजमेंट का एग्जीक्यूशन, अपील वगैरह जो भी है। कुल मिला के ये समझ में आया कि साहब सिविल केसेस में भी एविडेंस का रोल है, और वो रोल है थर्ड स्टेज पे। इज दिस क्लियर। अब क्रिमिनल में देख लेते हैं साहब। क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा, अभियोजन, मुकदमा कैसे दर्ज हो। दो ही तरीके हैं, या तो एफआईआर और या फिर कंप्लेंट, या तो प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर परिवाद। अगर एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, और यदि कंप्लेंट हुई तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। 200 के बयान, 202 के बयान, बहस तलबी, उसके बाद समन, वारंट, एज द केस में भी। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट सबमिट करेगी, और कंप्लेंट के बाद अगर मैटर बनता होगा तो कोर्ट समन या वारंट जारी करेगी। अब अभियुक्त आ जाएगा कुल मिला के, तो फिर कोर्ट फ्रेम करेगी चार्जेज, आरोप, और इस आरोप को साबित या नासाबित करने के लिए ही एविडेंस आएगा। आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट, जजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। तो आप यहां भी देख रहे हैं, यहां पर भी एविडेंस एक्ट रोल प्ले कर रहा है, और किस स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर। इज दिस क्लियर। तो सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो, दोनों में स्टेज बिल्कुल सिमिलर है साहब। तीसरे चरण पर आकर एविडेंस एक्ट कम्स इनटू पिक्चर। इज दिस क्लियर। तो एकमात्र ये ऐसा प्रोसीजरल लॉ है जो सिविल मामलों में भी और क्रिमिनल मामलों में भी सिमिलर तरीके से लागू होता है। अगर वह अदरवाइज सिविल के लिए सीपीसी है और क्रिमिनल के लिए सीआरपीसी है।
बीएनएसएस है। बट एविडेंस एक्ट दोनों में रोल प्ले करता है। एविडेंस एक्ट भी प्रोसीजरल लॉ है, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होता है और तीसरी स्टेज पे लागू होता है। सिविल में इश्यूज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, जबकि क्रिमिनल मैटर्स में चार्जेस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। पुराने वाला एविडेंस एक्ट कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? हाथ उठाओ। सभी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी। वहां आपने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 5। अब वो 3 है, बस ये 2 पीछे पीछे चल रहा है। और वो सेक्शन नंबर 5 ये कहता था कि साहब किसी भी वाद या कार्रवाई में, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स, 2 वर्ड्स लिखे हुए। वाद का मतलब साहब सिविल सूट, और प्रोसीडिंग्स का मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। किसी भी वाद या कार्रवाई में विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी और का नहीं। अब सिविल केसेस में विवाद का विषय क्या है? ये इश्यूज, क्या विवादित भूमि वादी ए की है? क्या विवादित भूमि पर वादी ए का कब्जा है? क्या विवादित भूमि पर प्रतिवादी ने रोंगफुल पोजेशन कर लिया? ये सब विवाद का विषय है। इस पर ही एविडेंस आना सेक्शन 5 कह रहा है। क्रिमिनल केसेस में भी चार्जेस यही है, क्या ए ने बी को मारा, क्या ए बी ने मिलकर सी को लूटा, रॉबरी की। इज दिस क्लियर? ऐसा ही सेक्शन 3 में यहां भी लिखा होगा। तो एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू दी फैक्ट इन इशू और दी चार्जेस। कोर्ट आपकी अनर्गल बातें सुनने के लिए थोड़ी बैठा है। कोर्ट के पास इतना समय है कि आप सब कुछ भी एविडेंस दे रहे हैं। मुकदमा चल रहा है मर्डर का और आप साक्ष्य दे रहे हैं अपनी बहन की शादी का। इफ देयर इज एनी कनेक्शन टू द मैरिज एंड देन मर्डर, you can produce the evidence. If there is any connection, if there is no connection, then there is no relevancy. इसलिए तो रेलिवेंट फैक्ट पढ़ोगे। देखिए, यदि मर्डर से यदि शादी का कोई कनेक्शन है तो उसका मतलब वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है। इफ देयर इज एनी कनेक्शन। अभी मैं आपसे पूछूं, भाई आप आरजीएस का इम्तिहान दे के आए हो, पेपर कैसा हुआ, और आप मुझे बताने लगे सर क्या बताएं, बस आरजीएस के इम्तिहान में तो ट्रेन में बैठ के गए, मजा ही आ गया, पहले तो हमने आप उड़ जाते कॉफी पी, फिर साहब कॉफी पीने के चक्कर में ट्रेन ही निकल गई। अच्छा भाई, फिर वोल्वो पकड़ी साहब और सीधे भरतपुर पहुंच गए। अच्छा, वहां पक्षी विहार घूमने लगे। तो मैं क्या कहूंगा, भैया बकवास नहीं सुनने के लिए बैठा हूं मैं, वो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। इन बातों से आपके एग्जाम का क्या कनेक्शन साहब? आप बताएं। एग्जाम बहुत टफ था साहब, एग्जाम बहुत इजी था। मैंने इतने सवाल कर लिए, मेरे इतने गलत हो गए, इतनी मेरे नंबर बैठ रहे हैं की के हिसाब से, क्या मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा? ये सब कनेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इनकी रेलिवेंसी बनती है। रेलिवेंसी का मतलब होता है दो फैक्ट को लेकर क्या एक फैक्ट दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, इफ यस तो वो रेलिवेंट है, अदरवाइज नहीं। रेलिवेंसी बेसिकली इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्ट्स। इज दिस क्लियर? देखिए, वहां नहीं लिखा हुआ था ऐसा एविडेंस एक्ट में, कुछ तो कलाकारी करी है भाई साहब, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा थोड़ी है। सेक्शन 4 के ऊपर लिख दिया क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। दिस इज द चेंज। जो आप 6 से 55 तक वहां पढ़ते थे ना, इन्होंने देखो अपनी क्या कलाकारी दिखाई है, इस पे लिख दिया बस क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। ये चेंजेस है।
लिखा है कि नहीं 4 के ऊपर? निकटता से जुड़े हुए तथ्य। बताओ इसे लिखने से क्या मिल गया? क्या रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है साहब? रेलिवेंसी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्ट्स। और वो रिलेशनशिप भी कैसा साहब? ऐसा कि जिससे इसके बारे में पता चलता हो, इसके बारे में अनुमान लगता हो, उसके बारे में अनुमान लगता हो। क्या ए ने बी को मारा? अब डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, किसी ने नहीं देखा, बट एक आदमी कह रहा साहब मैंने देखा था, चिल्लाते हुए भागता हुआ जा रहा था बी के घर की तरफ को। दूसरे ने कहा हाँ साहब मैंने देखा, तमंचा ले रहा था और कह रहा था आज बी को नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने देखा कि साहब उधर से जब लौट रहा था तो उसके कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स थे, ब्लड के धब्बे लगे हुए थे, और ये कह रहा था आज मैंने बी को निपटा दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, सेक्शन 27 में डेड बॉडी रिकवर कर ली, पिस्टल रिकवर कर लिया। तो दीज आर दी रेलिवेंट फैक्ट। और ये मर्डर से ऐसे कनेक्ट हैं कि ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ साहब ए ने ही बी को मारा। ये उस डिस्प्यूटेड फैक्ट के एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को साबित कर रहे हैं। देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस। कोई भी नहीं कह रहा कि मैंने गोली मारते हुए देखा, मैंने शूट करते हुए देखा, बट जो सराउंडिंग फैक्ट्स थे वो इस मर्डर से कि क्या ए ने बी की हत्या की, वो उससे इस तरीके से कनेक्ट हैं कि वो इसके एग्जिस्टेंस को साबित कर जा रहे हैं। ऐसा क्या लिखने की जरूरत थी? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। अब एक और सवाल बन गया, बताइए किस धारा से किस धारा में क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट है? स्टीफन के साहब के सामने भी था ये सवाल, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। उठाना बेटा। देखिए स्टीफन महोदय के सामने भी ये सवाल था कि साहब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कहां से कहां तक है? 5 से 55, चैप्टर नंबर 2। यदि आप पुराने वाले एक्ट में देखें तो 3 पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में 2 चैप्टर थे, चैप्टर 1 एंड 2, और यहाँ 4 चैप्टर थे और यहाँ 5। आंकड़ा बनता था 245 का। चैप्टर नंबर 2 में हेडिंग था रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, और सेक्शन 5 से 55 तक, 5 to 55। तो एक सवाल तो यही पूछ लेता था, तथ्यों की सुसंगतता किस धारा से किस धारा तक है। और फिर सेक्शन 5 को छोड़ दो तो फिर 6 से रेजिस्टे ये रेलिवेंट फैक्ट स्टार्ट होते थे। तो दूसरा सवाल पूछ लेता था रेलिवेंट फैक्ट कहां से कहां तक है, तो आंसर होता था 6 से 55। अब ऐसे यहां चेंज हो जाएगा, यहां आ जाएगा साहब क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। ये जो रेलिवेंट फैक्ट वाला सवाल पढ़ते थे इसको बदल के कर देंगे ये क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। निकटता से संसक्त तथ्य। ये चेंज आया साहब। इस चेंज को पढ़ने के लिए आप मुझे फीस देंगे। है ना, गायब कल से, है ना? अच्छा नहीं, चलिए खैर, ये स्लाइड समझ में आई आपके कि सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो, थर्ड स्टेज पर जाकर एविडेंस की बारी आती है। और वो किस वजह से आती है? क्योंकि सेक्शन 5 जो पुराने एक्ट का था और नए एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि कोई भी वाद हो यानी कि सिविल सूट हो या कोई भी प्रोसीडिंग्स हो यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, उसमें किस बात का एविडेंस दिया जा सकेगा? केवल डिस्प्यूटेड फैक्ट का या फिर रेलिवेंट फैक्ट का। डिस्प्यूटेड फैक्ट सीधे सीधे ये, क्या ए ने बी को मारा?
तो डायरेक्ट एविडेंस आएगा, हाँ साहब मैंने देखा कि ए ने बी को तलवार से मारा, गोली से मारा, लाठी से मारा। और अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस आएगा, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा रेलिवेंट फैक्ट्स का। रेलिवेंट फैक्ट्स ही सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है फिर क्या साबित करोगे? देखिए साहब मोटिव था इसके पास, देखिए साहब इसका कंडक्ट ऐसा था कि जब गांव में पुलिस आई ये भाग गया, वहां से फरार हो गया। देखिए साहब सेक्शन 27 में पिस्टल भी इसी के पास से मिली है। देखिए साहब रिकवरी भी, डेड बॉडी की रिकवरी भी इसके बताने से हुई है, और ऐसी जगह से हुई है जो जगह इसके अलावा और कोई जानता भी नहीं था। देखिए साहब जो बुलेट का खोखा मिला है और जो बुलेट अंदर लगी है डेड बॉडी में, सेम वही है। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस है, मतलब सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इज दिस क्लियर? चलिए आगे लिखिए। बड़ा हास्यप्रद है, मेरे पास और पुराना एक्ट भी है। तो कुछ लोगों के पास नया एक्ट होगा। जरा सेक्शन 1 पर आइए, चेंज देखिएगा आप, कमाल कितने हैं भाई साहब। सेक्शन 1 वही जो सब अधिनियम में होता है, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब छोटा नाम, राजू, टिंकू, बबलू, पिंटू, नीटू, छोटा नाम। ये तो समझते हैं ना शॉर्ट टाइटल का मतलब। तो फिर बड़ा नाम कौन सा होगा इसका? अगर इसका नाम छोटा ये है तो बड़ा नाम कौन सा है? अब मेरा घर का नाम कुछ और है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्या पता कितना छोटा हो, पर बड़ा नाम मेरा भानु प्रताप सिंह है। इसका भी शॉर्ट टाइटल तो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो फिर बड़ा नाम कौन सा है इसका? प्रियम्बल। प्रियम्बल इसका लॉन्ग टाइटल है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सब क्लोज 2 पढ़ रहा हूं इसका। लिखता है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल but not to affidavits presented to any court or officer nor or proceedings before an arbitrator। खत्म। नहीं लिखा है कहां पे लागू होगा। अब पुराने वाले एक्ट पे आओ, उसका पैरा 2 देखो क्या कहता है, मैं सुना रहा हूं। लिखता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। और 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये J&K पर भी लागू हो गया था पुराना एक्ट। अमूमन सभी एक्ट में ऐसा ही देखा होगा, संपूर्ण भारत पे लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पर लागू होता है, यही पढ़ा होगा। तो ये चेंज लाए हैं भाई साहब। और इस बात को पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि साहब जो इसका एप्लीकेशन पूरे भारत पर था उसे हमने बहुत वाइड कर दिया। कितना वाइड कर दिया साहब? नेचर चेंज कर दोगे। अभी मैं लिखवाऊंगा लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी, लॉ ऑफ द फोरम। अब ये इस बात को कह के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि लॉ इज एविडेंस इज नॉट द लॉ ऑफ फोरम। अभी आप जानते हैं कि अगर भारत का कोई नागरिक भारत से बाहर अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होती है, सही है। अगर वो भारत में आ जाए, 2 कहावत सुनी होंगी, कुत्ते की मौत आती है सड़क पे जाता है, और गीदड़ की मौत आती है तो गांव में आता है। आ जाए गीदड़ गांव में, आदमी पकड़ लेंगे, कुत्ते मार देंगे गांव के। और शहर में आपने पिल्ला पाल रखा हो, सड़क पे निकल जाइयो, इतने व्हीकल हैं, किसी ना किसी के नीचे आ ही जाएगा। तो भाई साहब अगर कोई आदमी भारत से बाहर अपराध करता है
तो भारत में कैसे आएगा भाई, क्यों आएगा? वो जो किंग फिशर के मालिक थे वो आ गए क्या? ऐसी जगह बैठ गए जाके जहां प्रत्यर्पण संधि भी लागू नहीं होती, एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ट्रीटी। तो या तो प्रत्यर्पण संधि हो दोनों देशों के बीच, तब पकड़ के लाओगे, या फिर गीदड़ की तरह गांव में भाग आओ, आ जाओ वापस। अब साहब भारत का आदमी भारत से बाहर मर्डर कर रहा है नेपाल में, और फिर भारत में आ जाता है, तो जहां भी आएगा सेक्शन 188 सीआरपीसी ये कहती है माना जाएगा जैसे इसने वो अपराध वहीं पे किया हो, और वहीं के कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन होगी। वो नेपाल में मर्डर करके चेन्नई आ जाता है, चेन्नई के कोर्ट को, और मुजफ्फरनगर आ जाता है, मुजफ्फरनगर के कोर्ट को, दिल्ली आ जाता है, दिल्ली के कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगी सेक्शन 188 सीआरपीसी के हिसाब से। ठीक जी। और यहां उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, तो फिर एविडेंस कहां का लागू होगा? यहाँ का। क्लियर है जी? ठीक है। इसका मतलब एविडेंस एक्ट इज द लॉ ऑफ द फोरम। जिस न्यायालय में मुकदमा चलेगा वहीं का एविडेंस एक्ट लागू होगा। क्लियर? अब मान के चलिए ऐसा कि साहब नेपाल में वो मर्डर कर रहा है, तो नेपाल वाले भी पकड़ेंगे कि नहीं? नेपाल वाले मुकदमा चला रहे हैं, तो वह हमारा एविडेंस एक्ट कैसे लागू कर लेंगे भाई? हम नेपाल वालों का कर रहे हैं क्या? वो नेपाल में मर्डर करके हमारे यहाँ आ रहा है, तो हम कौन सा एक्ट लागू कर रहे हैं? अपना एविडेंस एक्ट। और नेपाल की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और नेपाल में मुकदमा दर्ज हुआ, और नेपाल की कोर्ट उसका ट्रायल कर रही है, तो कौन सा एविडेंस लागू करेगी? अपना है हमारा? अपना। तो साहब आपने शब्द क्यों मिटा दिए? कैसे कह रहे हैं कि आप एविडेंस एक्ट वहां लागू हो गया? ये चेंज हुआ है, इसे पढ़ने की आप फीस दे रहे हैं मुझे। ऐसे ही है इसमें चेंजेस। नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज भी आएंगी, पर वो सब स्टीफन महोदय के जमाने वाली। अभी तो आज तो ऐसे इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है। ठीक है। कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है बहुत। अभी देखो ना, स्टीफन साहब ने 1872 में एक्ट बनाया, आज तक चला आ रहा है, कोई रुकावट नहीं, कोई हिंड्रेंस नहीं, कोई बाधा नहीं है। और आपने 2006 में यूपी रेवेन्यू कोड बनाया, 2012 में लागू किया, और 2023 तक उसमें आपने 50 संशोधन कर लिए, और आप पे वो छोटा सा एक्ट नहीं संभल रहा। अब राम जाने भाई कैसे मंथन करते हैं। चलिए साहब, कितनी टोटल सेक्शन है इसमें? 170। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। ठीक है। चलिए लिखिए साहब, लिखिए। लिखिए, एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी। लेक्स फोरी लैटिन वर्ड है, लेक्स फोरी ही लिखे आप ऐसे, LEX, लेक्स फोरी। उसके बाद ऐसे जो रूल लिख ले वो अलग बात है। एविडेंस एक्ट इज लेक्स फोरी। ब्रैकेट में लिख दे लॉ ऑफ फोरम, न्यायालय की विधि। फोरी से फोरम, लॉ ऑफ फोरम, न्यायालय की विधि। आगे लिखे फिर इसके हाइफन लगा के लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द क्वेश्चन अराइजेस। लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द क्वेश्चन अराइजेस, उस स्थान की विधि जहां प्रश्न उत्पन्न हुआ हो। उस स्थान की विधि जहां प्रश्न उत्पन्न हुआ हो। तो किसी व्यक्ति का ट्रायल यदि अमेरिका में चल रहा है, यूएसए में चल रहा है, तो फिर कहां का एविडेंस एक्ट लागू होगा? यूएसए का। इंडिया में चल रहा है तो इंडिया का। जी, आगे लिखे हैं। चलिए आगे तो छोड़िए, समझिए कुछ चीज और।
हाँ, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, सवाल पूछा जा सकता है। The bill which was introduced, the bill which was introduced for this act was, इस अधिनियम को पारित करने के लिए जो विधेयक लाया गया, the bill which was introduced for this act was, द भारतीय साक्ष्य ब्रैकेट में सेकंड बिल, भारतीय साक्ष्य ब्रैकेट में सेकंड बिल, सेकंड लिखेंगे और उसके बाद बिल, ऐसे द भारतीय साक्ष्य सेकंड ब्रैकेट क्लोज्ड बिल 2023, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। बेसिकली हुआ क्या था, 11th of August 2023, first bill was introduced in the Lok Sabha। ये आपके रटने की चीजें नहीं है। अब जब बिल किसी हाउस में भेजा जाता है तो उस पर डिस्कशन होता है, और यदि उसमें कुछ कमियां हो तो वो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है। तो बिल यहां से स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, और उसके बाद 12 दिसंबर 2023 को ये वापस ले लिया गया। और ये बिल जाहिर सी बात है पहले वाला होगा, फर्स्ट बिल था, तो फर्स्ट पे तो फर्स्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? तो इसका क्या नाम रहा होगा? भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, द भारतीय साक्ष्य बिल 2023। लेकिन चूंकि ये वापस ले लिया और उसी दिन 12 दिसंबर 2023 को सेकंड बिल प्रोड्यूस किया गया, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस अधिनियम को लाने के लिए कौन सा बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले वाला बिल तो वापस ले लिया गया था, उसमें कुछ कमियां थी। फिर दूसरा बिल पेश किया गया, इसलिए उसके नाम के सामने सेकंड लिखा गया। ठीक है जी। एक्ट नंबर 45 किसका है? बीएनएस 46, बीएनएस और बीएसए का 47। टोटल सेक्शन 170, पार्ट कितने हैं? 4। ठीक है, और बिल कौन सा है? सेकंड वाला। ठीक, तो फिर ये 12 अगस्त को यहाँ पेश किया गया लोकसभा में, 20 अगस्त को यहाँ से पारित हो गया, 21 अगस्त को राज्यसभा भेज दिया गया, 21 अगस्त को राज्यसभा से भी पास हो गया, और इसमें प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो मिली 25 दिसंबर को। लिख लो वो भी डेट। 25 दिसंबर को क्या दिन होता है? हम्म, बड़ा दिन। हाँ, याद हो जाएगी डेट। 25 दिसंबर 2023, राष्ट्रपति की अनुमति, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और नीचे लिख लो डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024।
हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य विधि का उद्देश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। जो एंटायर एविडेंस लॉ है, कहीं का भी हो, उसका उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य विधि का। ठीक है, लिखिए साहब। द लॉ ऑफ एविडेंस लेज डाउन द लॉ ऑफ एविडेंस लेज डाउन द फॉलोइंग रूल्स। साक्ष्य विधि निम्नलिखित यह साक्ष्य विधि का उद्देश्य निम्नलिखित है। यह साक्ष्य विधि निम्नलिखित नियम प्रतिपादित करती है। जो भी आपको लिखना, साक्ष्य विधि निम्नलिखित नियम प्रतिपादित करती है। फर्स्ट लिखिए, व्हाट फैक्ट्स मे बी यूज्ड इन एविडेंस, व्हाट फैक्ट्स मे बी यूज्ड इन एविडेंस फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूटेड फैक्ट। व्हाट फैक्ट्स मे बी यूज्ड इन एविडेंस फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। विवादक तथ्यों को निर्धारित करने के लिए साक्ष्य में कौन से तथ्यों का प्रयोग किया जा सकता है? विवादक तथ्यों को निर्धारित करने के लिए साक्ष्य में कौन से तथ्यों का प्रयोग किया जा सकता है, ये आपको एविडेंस एक्ट बताता है। देखिए, विवादक तथ्य मतलब जो विवाद का विषय हो। विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, या डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। अब अगर सिविल का मामला होगा तो सिविल का मैटर ऐसा होगा कि साहब ये मेरा प्लॉट है, हाउस है, और इस पर बी ने रोंगफुली पोजेशन कर लिया, कब्जा कर लिया। इस तरीके का ही तो विवाद होगा जमीन का, घर का। तो ए जो है न्यायालय में बात लेके पहुंचा कि साहब बी ने इस पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, और ये कहता है कि ये मकान उसका है जबकि ये मकान मेरा है। तो ये चाहता है कि साहब ये घोषणा कर दी जाए, डिक्लेरेशन कर दी जाए कि ये हाउस इसका है और इसका कब्जा भी इसे दिला दिया जाए। ये कहेगा नहीं साहब ये मकान तो मेरा ही है। तो डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या हुआ कि साहब ये विवादित मकान, ये डिस्प्यूटेड प्लॉट ए का है कि बी का है। इज दिस क्लियर? तो इस डिस्प्यूटेड फैक्ट को साबित करने के लिए कि ये मकान ए का है कि बी का है, कौन से तथ्य साक्ष्य में दिए जा सकेंगे, ये आपको साक्ष्य विधि बताती है। ठीक है जी। तो सारी चीज पता चलेंगी आपको, ऐसा नहीं है। बहुत डीपली पढ़ाऊंगा एविडेंस एक्ट, पढ़ा नहीं होगा ऐसा, ये मेरा वायदा आपसे। हर एक चीज, इतनी चीजें पढ़ाने के लिए पूछो मत। और जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे होंगे मजा आ जाएगा उनका भी। बट बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी चीजें, है ना, हवा हवाई नहीं, इनकी तरह नहीं कि लिखना भूल गए। चलिए दूसरा फैक्ट लिखिए। लिखिए, हाउ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। हाउ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। विवादक तथ्यों को किस तरह साबित किया जाए। विवादक तथ्यों को किस तरह साबित किया जाए, ये भी आपको एविडेंस एक्ट ही बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हाट वेट इज टू बी अटैच्ड
what weight is to be attached to the facts adduced as evidence, to the facts adduced as evidence. What weight, वजन, WEIGST, what weight is to be attached to the facts adduced as evidence, साक्ष्य के रूप में दिए गए तथ्यों को, साक्ष्य के रूप में दिए गए तथ्यों को कितना वजन दिया जाए, कितना मूल्य दिया जाए। अलग अलग तरीके का एविडेंस आएगा। अब एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन साहब की, अमिताभ बच्चन साहब उसमें विटनेस बॉक्स में खड़े हैं और एविडेंस दे रहे हैं, और जो अपोजिट पार्टी का लॉयर है वो उनसे पूछता है, कुछ नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट ऐसा ही नाम था कि तुमने अमीनुल्लाह या महमदुल्लाह, कुछ ऐसा नाम था, मोहम्मदुल्लाह को देखा कि हाँ साहब देखा, क्या हाइट रही होगी मोहम्मदुल्लाह की? कहा कि इतनी। तो वह हंसे, देखिए साहब अहमदुल्ला आदमी नहीं वो मुर्गा है। कहना हमारा भाई दूसरा हाथ तो आया ही नहीं अभी, इतनी रही होगी। ऐसा विटनेस जो अमूमन घूम फिर के 7वें 8वें मुकदमे में गवाही देने वही दिखाई देता है, वो कहलाता पॉकेट विटनेस। अब आप अभी तो आप बहुत ज्यादा तजुर्बेकार नहीं हुए, भले ही वकील हो गए हो, तजुर्बे गांव से आते हैं। गांव से इसलिए आते हैं, गांव में हम घूमते रहते हैं, सबसे जुड़े रहते हैं, सबको जानते हैं। शहर में तो अपने पड़ोसी को नहीं जानते कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो फिर तजुर्बा क्या खाक आएगा जब बात नहीं करोगे। तो गांव में पता क्या होता है, पूरे गांव में अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बस 10 मुश्किल से विटनेस मिलेंगे। मुकदमा किसी का हो, गवाह यही होते हैं। मुकदमा मर्डर का हो, चोरी का हो, लूट का हो, डकैती का हो, बलात्कार का हो, कुछ भी हो, गवाह यही है भाई साहब। और कमाल की भी बात है, गांव में 4-5 ऐसे भी हैं कि मुकदमेबाज भी यही होते हैं। फिक्स है सब कुछ, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। इनकी सेटिंग होती है, थाने में भी यही जाएंगे मुकदमा लिखवाने, इन्हें मजा भी आता है, कचहरी में भी मजा आता है इन्हें। कचहरी में तो वैसे मजा आता ही है, कचहरी की चाय एक बार किसी के मुंह लग जाए तो फिर छुटती कहाँ है। कचहरी से तो मजेदार ही चीज कुछ नहीं है। तो साहब इस तरीके के जो विटनेस आएंगे, कहीं पॉकेट विटनेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं इंटरेस्टेड विटनेस देखने को मिलेगा, कहीं होस्टाइल विटनेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं इंजर्ड विटनेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं चांस विटनेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं चाइल्ड विटनेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं फॉर्मल विटनेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं आई विटनेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं और भी बहुत तरीके के विटनेस हैं। तो सबका अलग अलग वैल्यू होगा, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही तराजू में तोल देंगे, है कि नहीं। अभी प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधान जी नहीं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अभी रात को 8 बजे आके कह दें बहनों भाइयों अब ये 500 का नोट भी नहीं चलेगा, तो एकदम हम उनकी बात मान लेंगे, भैया नहीं चलेगा। अब मैं यहां से चीख चीख के कहता रहूं 500 का तो छोड़ दो, मैं तुम्हें कहता रहूं कि अब वो 10 का नोट नहीं चलेगा, देख के तुम मान लो, तो मेरी बात की वैल्यू नहीं है। प्रधानमंत्री जी की बात की वैल्यू है साहब। 500 का नोट 8 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा। लो जी, नहीं रहेगा, जेब में हमारे है, दिल्ली से उन्होंने घोषणा कर दी, लग जाओ लाइन में। मेरी मम्मी भी निकाल के लाई 75,000 रुपए में, कहा है आप पे भी, आप पे भी, आप पे भी है पैसे, आपको तो पैसे से कोई मतलब ही नहीं रहा कभी। नहीं बस ऐसे ही रख दिए थे उठा के, आए कहां से थे। आप तो कहती रही हमेशा पापा तेरे को हिसाब नहीं देते, मुझे आज तक सैलरी हाथ में नहीं दी, मुझे पता नहीं क्या आता है घर में क्या जाता है, आए कहां से थे। नहीं कभी कभी
कर लिया हाथ साफ। हम्म। चोरी की है आप लोगों ने? की है कभी? की होगी। मैंने की है एक बार। मैंने किया, और मैं तुम्हें आईपीसी पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा बहुत शानदार। मुझे नहीं पता था उस वक्त ऐसे भी चोरी हो सकती है क्या। वो तो एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी कि हाँ ये तो वाकई में चोरी है। चलिए साहब, कल आप बेयर एक्ट लेंगे, ठीक है? बिना बेयर एक्ट के काम नहीं चलेगा, ठीक? फीस आप लेट दे देना, कोई बात नहीं, बट पहले आपके हथियार होने चाहिए ना। अस्त्र शस्त्र जब तक नहीं होंगे तब तक क्या फायदा, ठीक? हेडिंग डालिए, फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। फाउंडेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधार। इस पे मेंस में सवाल आता है। अभी तक दिल्ली में, हरियाणा में पूछा जाता था, अब यूपी यूपी में भी आएगा सवाल इस पे, ठीक है? और मेरे ख्याल से शायद एक आधे एग्जाम में मेंस में पूछा जा चुका है, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और मेंस में भी डिस्कस करने के लिए आ जाता है, ठीक? लिखिए साहब, फर्स्ट लिखिए, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। पहला फाउंडेशन है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। साक्ष्य विवादक तथ्यों तक सीमित होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। हियर से एविडेंस, सुना सुनाया साक्ष्य, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। अनुश्रुत कहते हैं हिंदी में। अनुश्रुत साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। एंड थर्ड लिखिए, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। सर्वोत्तम साक्ष्य, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तीन रूल्स हैं, और जब सवाल आएगा तब आपको ये बताना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के मूल आधार ये, या तीन स्तंभ ये हैं, और फिर इन्हें डिस्कस करना होगा मेंस में। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है, तीनों देख के कह दे ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। तो पहला है, एविडेंस कहां तक देंगे? केवल विवादक तथ्यों तक, उन तक सीमित रहेगा। वही आपको साबित करना है, वही एक पार्टी को साबित करना है, दूसरे को ना साबित करना है, ठीक? और ईयर से एविडेंस नहीं लिया जाना चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। और तीसरा है, बेस्ट एविडेंस आना चाहिए। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी बेयर एक्ट के साथ में, ठीक?